वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए क्लास 11 हिस्ट्री एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर ही लेके आ गई हूँ ऑफ 2023। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं ऑफ सीबीएसई बोर्ड। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि क्लास 11 का एग्जाम आप लोग का अपने अपने स्कूल में होता है एंड हर एक स्कूल में अलग अलग टाइम पे क्लास 11 का एग्जाम होता है। कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन सारे स्कूल्स में क्लास 11 हिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है। जैसे ही मुझे एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर मिला क्लास 11 हिस्ट्री का, मुझे लगा कि इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए ताकि जिन लोगों का अभी तक क्लास 11 हिस्ट्री का एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू कुछ हेल्प प्रोवाइड किया जा सके, उन लोगों को पता चले कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था एंड किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया था एंड मे बी ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी कुछ हेल्प करे या फिर आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने एग्जाम प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो। एक कॉपी पेन उठाओ एंड जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बोलूंगी वैसे वैसे आप खुद से आंसर्स लिखते जाओ। इससे आपको पता चलेगा कि अभी तक आप लोगों ने अपने क्लास 11 हिस्ट्री के एग्जाम के लिए कितना प्रिपरेशन किया है। बट बिफोर वी डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, आई होप कि आप लोगों ने क्लास 11 हिस्ट्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो जरूर देखा होगा। बट अगर अभी तक आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है देन प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11 हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश इन सारे ही सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट started. This is the class 11 history annual examination question paper of the academic year of 2022 and 23. इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार फॉर्मेट को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछा गया है। जो मैंने आप लोगों को सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो में फॉर्मेट बताया था, सेम उसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है। मैंने आप लोगों को सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आप लोग का क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन सी में आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन डी में आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड सेक्शन ई में आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर आया है, बट क्वेश्चंस के नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। बट बाकी के जो शॉर्ट, लॉन्ग, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस का नंबरिंग है वो एकदम सेम है एंड मार्क्स भी सेम है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक बात क्लियर कर देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो भी एग्जाम फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है मेरे वीडियोस के थ्रू, वो सारे ही जो एग्जाम फॉर्मेट है वो सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया गया जो एग्जाम पैटर्न था, जो कि ऑफिशियली सीबीएसई बोर्ड ने प्रोवाइड किया था फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑफ 2022 एंड 23। जितने भी एग्जाम फॉर्मेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वे सारे ही एग्जाम फॉर्मेट सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया गया जो एग्जाम पैटर्न था उससे एकदम मैच करता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये एग्जाम फॉर्मेट बताया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ वो सारे ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर शेयर किया था। बट कई सारे स्कूल्स में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर नहीं आया था। देखो, क्लास 11 का एग्जाम कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि इंडिया में जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल है हर एक स्कूल में यही सेम फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। बट ऑफिशियली सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो एग्जाम पैटर्न दिया गया था उसके अकॉर्डिंग तो इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाना चाहिए। बट क्लास 11 का एग्जाम जैसे कि आप लोगों के स्कूल में होता है एंड क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के टीचर्स के द्वारा ही बनाया जाता है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो एग्जाम पैटर्न दिया गया था उसको फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। देयरफॉर इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपने क्लास 11 एग्जामिनेशन के फॉर्मेट को एक बार अपने क्लास टीचर द्वारा कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाए कि किस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया था एंड जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया गया था एग्जाम पैटर्न उसको एकदम फॉलो करता है।
सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज, सो बेसिकली आपका जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन ए है एंड सेक्शन ए में आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा. सो इस क्वेश्चन पेपर में भी सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है. सो द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए इज, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखा गया है एंड आप लोगों को बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो पहला स्टेटमेंट है दैट मेसोपोटामिया लैक्ड मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि मेसोपोटामिया में मिनरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी. सो पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से पूछा गया है. सो बेसिकली आपका जो सेकेंड चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, सो उस चैप्टर से पहला क्वेश्चन पूछा गया है. सेकेंड स्टेटमेंट है, इन मोस्ट parts of the south there was a shortage of stone for making tools, seals and jewelry. So southern मेसोपोटामिया में, यानी कि मेसोपोटामिया में जो साउथ का रीजन है, सो सदर्न रीजन में स्टोन्स की बहुत ज़्यादा कमी थी फॉर मेकिंग ऑफ टूल्स, सील्स एंड ज्वेलरी. तीसरा स्टेटमेंट है, द वुड ऑफ इरागी पाम एंड पॉपुलर ट्रीज was not particularly good for making cars, wheelbarrows और boats. यानी कि मेसोपोटामिया में जितनी भी ट्रीज थी जैसे कि इरागी पाम या फिर पॉपुलर ट्री, सो इन सारी ट्रीज का जो वुड होता था, जो लकड़ी होती थी, वो भी इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं होता था कि उसके थ्रू कार्स, व्हील बैरोज या फिर बोट्स बनाए जाए. एंड आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर डी, वो है देयर वॉज नो मेटल अवेलेबल फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट्स. साथ ही साथ मेसोपोटामिया में इतने ज़्यादा मेटल्स भी अवेलेबल नहीं थे जिसके थ्रू टूल्स, यूटेंसिल्स या फिर ऑर्नामेंट्स बनाए जाए. सो ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है. सो अब क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ए, बी, सी एंड डी, यानी कि ये चारों ही स्टेटमेंट सही है. मेसोपोटामिया में बेसिकली इन चारों ही चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है. ना ही मेसोपोटामिया में ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज था, ना ही मेसोपोटामिया में अच्छी क्वालिटी का एंड अच्छे वैरायटीज़ के स्टोन्स मिलते थे, ना ही अच्छी क्वालिटी का वुड मिलता था और ना ही मेटल मिलता था, मेटल अवेलेबल था. सो मेसोपोटामिया में इन चारों ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी थी. सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ए, बी, सी एंड डी, यानी कि ये चारों ही स्टेटमेंट सही है. ना आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज, what is correct about the types of settlements from cities in Mesopotamia. So second क्वेश्चन भी सेकंड चैप्टर से ही पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ. सो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में जो डिफरेंट टाइप्स के सेटलमेंट्स थे, जो अलग अलग तरीके के, अलग अलग काइंड्स के जो सेटलमेंट्स थे, सो उनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है. सो आप लोगों को ये चूज करना है कि इन चारों इन्फॉर्मेशन में से कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स इन मेसोपोटामिया. सो पहला इन्फॉर्मेशन है, दिस वेर ऑफ 2 काइंड्स, यानी कि मेसोपोटामिया में जो सेटलमेंट्स थे वो 2 तरीके के होते थे, 2 काइंड्स के होते थे. दूसरा इन्फॉर्मेशन है, सेटलमेंट्स डेवलप आर्टिस्टिक टेम्पल्स, यानी कि मेसोपोटामिया में जो सेटलमेंट्स होते थे, सो सेटलमेंट्स की वजह से टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है. यानी कि बेसिकली जिन सारी जगहों में लोग रहते थे, जिन सारी जगहों में सेटलमेंट्स होता था, सो उन्हीं सारी जगहों में धीरे धीरे टेम्पल्स का भी डेवलपमेंट होने लगा. तीसरा इन्फॉर्मेशन है, सेटलमेंट्स डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड. सो सेम वही चीज़ बता रखा है कि सेटलमेंट्स के डेवलपमेंट होने की वजह से जब मेसोपोटामिया में सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, सो वो सारे सेटलमेंट्स धीरे धीरे ट्रेड के सेंटर्स के रूप में भी डेवलप्ड हुए. एंड आपका फोर्थ इन्फॉर्मेशन है, सेटलमेंट्स डेवलप्ड एज इंपेरियल सेटलमेंट और सिटीज, यानी कि अगेन मेसोपोटामिया में जो सेटलमेंट्स थे, सो कुछ सेटलमेंट्स ऐसे थे जो कि इंपेरियल सेटलमेंट्स यानी कि रॉयल सेटलमेंट्स या फिर रॉयल सिटीज के रूप में डेवलप हो गए. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 2, 3 एंड 4, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2, 3 एंड 4 सही है. बट जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि मेसोपोटामिया में सिर्फ 2 तरीके के नहीं बल्कि वेरियस काइंड्स के सेटलमेंट्स होते थे. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो अगेन ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है. सो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है. सो आपको चूज करना है कि इन दोनों ही स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो पहला स्टेटमेंट है, सुमेरियन द ओल्डेस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय द अकेडियन लैंग्वेज आफ्टर 2400 BCE.
सो मेसोपोटामिया का जो सबसे ओल्डेस्ट नोन लैंग्वेज था वो था सुमेरियन लैंग्वेज, बट सुमेरियन लैंग्वेज ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे अकेडियन लैंग्वेज के द्वारा रिप्लेस हो गया आफ्टर 2400 BCE। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है द कस्टम ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड फॉर मोर देन 2000 years until the 1st century AD। सो जैसे कि आप लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म राइटिंग का कस्टम हुआ करता था। सो मेसोपोटामिया में जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग होता था सो उसके लिए अकेडियन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। एंड ये जो लैंग्वेज था ये करीब 2000 years तक यूज में रहा, यानी कि 2000 years तक लगभग मेसोपोटामिया में रहने वाले जो लोग थे वे लोग अकेडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे क्यूनिफॉर्म लिखने के लिए अंटिल द 1st century AD। सो नाउ अब आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो नाउ अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन इज सेंट अगस्टाइन वाज बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ। सो सेंट अगस्टाइन इनमें से कौन से नॉर्थ अफ्रीकन सिटी के एक बिशप थे? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज हिप्पो। Now the next question is question number 5. So the question is identify which statement is or are correct. So again ये एक statement type question है। So आपको ये बताना है कि इन चारों ही statement में से कौन सा statement सही है। So पहला statement है Spanish olive oil was carried in containers called amphorae during 140 to 160 century। दूसरा statement है Nero was the revolutionary from senatorial class। तीसरा स्टेटमेंट है ड्रैको वाज एन एम्पायर हु ब्रॉट लेबर रिफॉर्म्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है रोमन एम्पायर वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम स्कॉटलैंड टू बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया एंड फ्रॉम द सहारा टू द यूफ्रेट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, which is Roman Empire was extended from Scotland to the borders of Armenia and from the Sahara to the Euphrates। यानी कि जब रोमन एम्पायर अपने पिक पॉइंट में था सो उस टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर स्कॉटलैंड से लेकर अर्मेनिया के बॉर्डर्स तक और सहारा डेजर्ट से लेकर यूफ्रेट तक फैला हुआ था। सो इन चारों ही स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट नंबर डी सही है, सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Who was destroyed by the Arabs between the period around 511 to 774 century। सो इनमें से वो कौन सा जर्मनिक ग्रुप है जो कि अरब्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इस टाइम पीरियड के दौरान? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1, 2 and 3। यानी कि ये तीनों ही जो जर्मनिक ग्रुप है, पहला है विसिगोथ्स ऑफ स्पेन, दूसरा है फ्रैंक्स ऑफ गॉल एंड तीसरा है लंबार्ड्स इन इटाली। सो ये तीनों ही जर्मनिक ग्रुप्स अरब द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इस टाइम पीरियड के दौरान। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1, 2 and 3। Now the next question is question number 7. So question number 7 एक assertion and reasoning वाला question है। So assertion को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। So the assertion is urban culture developed and this urban centers helped in Renaissance। So basically यूरोप में urban culture का development हुआ था and urban culture के development होने की वजह से, urban centers का development होने की वजह से हमें यूरोप में Renaissance देखने को मिला। and इसका reasoning है टाउन्स बिकम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। यानी कि यूरोप के जितने भी टाउन्स थे सो बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जो कि आर्ट एंड लर्निंग के सेंटर्स बन गए थे। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 7 चैप्टर से पूछा गया है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो assertion एंड रीजनिंग दोनों ही सही है, बट ये जो रीजन है वो assertion को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन इज व्हाट वर द क्राइटेरिया फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ ए प्रीस्ट। सो ये क्वेश्चन आपके 6 चैप्टर से पूछा गया है, द 3 ऑर्डर्स। सो इनमें से वो कौन सा क्राइटेरिया है जो कि प्रीस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो पहला जो क्राइटेरिया है वो है ही शुड बी फिजिकली एंड मेंटली साउंड। यानी कि एक प्रीस्ट होने के लिए आपको फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी रहना होगा। दूसरा है ही शुड नाइदर बी ए वुमेन नॉर अ पीजन। यानी कि एक वुमेन या फिर एक पीजन कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकता है। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है ही विल ऑब्जर्व सेलिबेसी थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि जो भी प्रीस्ट बनेगा उसको आजीवन सेलिबेसी को परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि उसे आजीवन अविवाहित रहना पड़ेगा, यानी कि वो कभी भी शादी नहीं कर सकता है। एंड आपका जो 4th क्राइटेरिया है वो है
ही शुड हैव नॉलेज ऑफ रिलीजन, यानी कि जो भी प्रिस्ट बनेगा उसको रिलीजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ये जो चारों ही क्राइटेरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों ही क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रिस्ट होने के लिए, एक प्रिस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर द 3 ऑर्डर्स। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। सो द क्वेश्चन इज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो यहाँ पे 4 इवेंट लिखा हुआ है। सो आपको इन चारों ही इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, कौन सा इवेंट पहले हुआ था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1, 2, 4 एंड 3, यानी कि जो पहला इवेंट है कैथेड्रल्स बीइंग बिल्ड इन फ्रांस, सो ये सबसे पहले हो जाएगा। सो बेसिकली फ्रांस में कैथेड्रल 12th सेंचुरी के बाद से बनाया जाने लगा। सो 1100 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1100 के बाद से फ्रांस में कैथेड्रल्स बनाए जाने लगे। फिर आपका जो दूसरा इवेंट है ग्रेट फैमिन इन यूरोप, सो ये करीब हुआ था 1315 से लेकर 1317 के टाइम पीरियड के दौरान। फिर है आपका फोर्थ इवेंट 100 years war between इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में करीब 100 years का वार हुआ था, एंड ये हुआ था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1338 टू 1461। एंड एट द लास्ट आपका जो तीसरा इवेंट है ब्लैक डेथ, ये आपके सबसे लास्ट ऑर्डर में आ जाएगा, एंड ये हुआ था बेसिकली 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान, बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1347 टू 1350। सो इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन चारों ही इवेंट्स को अरेंज करना था। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। सो द क्वेश्चन इज जापान कुड मॉडर्नाइज रैपिडली बिकॉज। सो वो कौन सा रीजन है जिस रीजन की वजह से जापान अपने आप को बहुत ज़्यादा जल्दी मॉडर्नाइज कर लेता है, अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा जल्दी आधुनिक बना लेता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज शी कुड एनालाइज द सिचुएशन नेचुरल एंड इंटरनेशनल द बेस्ट वे एंड टुक राइट डिसीजन, यानी कि जापान ने पहले ही अपनी कंट्री के एंड दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज के सिचुएशन को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया था, एंड जापान ने सही टाइम पे सही डिसीजन को लिया था। सो इसी वजह से जापान अपनी कंट्री को बहुत ही रैपिडली, यानी कि बहुत ही तेजी से मॉडर्नाइज कर लेता है, डेवलप कर लेता है। सो बेसिकली जब कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड चल रहा था, जब जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वे एशियन कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना रही थी। सो ऐसे टाइम पीरियड में, ऐसे सिचुएशन में जापान जो था उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ये पता चल गया था कि अगर हम अपने कंट्री को डेवलप नहीं करते हैं, मॉडर्नाइज नहीं करते हैं, देन हम भी बाकी एशियन कंट्रीज की तरह वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक कॉलोनी बन जाएंगे। सो टाइम पे जापान ने इस सिचुएशन को समझा, इस प्रॉब्लम को समझा, एंड उन्होंने अपने कंट्री के इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया, अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप किया ताकि वो कॉलोनाइजेशन से बचे रहे। एंड इसी वजह से जापान बहुत ज़्यादा जल्दी अपने कंट्री को डेवलप कर लेता है और बहुत ज़्यादा जल्दी अपने कंट्री को मॉडर्नाइज कर लेता है, यानी कि आधुनिक बना लेता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11। सो द क्वेश्चन इज द इंडिपेंडेंस ऑफ कोरिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज इंश्योर्ड ड्यू टू, यानी कि इनमें से वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा फैक्टर है जिसके थ्रू ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद कोरिया को इंडिपेंडेंस मिला, कोरिया का जो इंडिपेंडेंस था उसको इंश्योर किया गया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स विद इन एंड आउटसाइड कोरिया। सो कोरिया के अंदर में एंड कोरिया के बाहर में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया, एंड उनके एफर्ट्स के कारण ही कोरिया को इंडिपेंडेंस मिला आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो कोरिया बेसिकली जापान का एक कॉलोनी हुआ करता था, बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है एंड जापान को सरेंडर करना पड़ता है, सो उसकी वजह से कोरिया को तो इंडिपेंडेंस मिलता ही है, बट साथ ही साथ कोरिया में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया ताकि कोरिया का जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहे। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स विद इन एंड आउटसाइड कोरिया। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एग्जामिनेशन सिस्टम वॉज विड्रॉन बाय चाइना बिकॉज। सो इनमें से वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से चाइना में जो एग्जामिनेशन का सिस्टम होता था उसको विड्रॉ किया गया, यानी कि उसको एबलाइज किया गया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इट वॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल चाइनीज लर्निंग। सो बेसिकली चाइना में जो एग्जामिनेशन का सिस्टम होता था वो क्लासिकल चाइनीज लर्निंग के ऊपर बेस्ड था। सो इसीलिए चाइना में इस एग्जामिनेशन सिस्टम को एबलाइज कर दिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। सो द क्वेश्चन इज Protestant Reformation movement for breaking the connection with the Pope and the Catholic Church active in which of the following countries? So इनमें से वो कौन सा कंट्री है
जिस कंट्री में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव था। एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्यों हुआ था? सो बेसिकली पोप एंड कैथोलिक चर्च के बीच में जो कनेक्शन था उसको ब्रेक करने के लिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था। सो इनमें से वो कौन सा कंट्री था जिस कंट्री में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ए एंड बी बोथ, यानी कि जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। इन दोनों ही कंट्रीज में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव था। Now the next question is question number 14. The term terra nullius mean. So terra nullius ये जो term है इसका मतलब क्या होता है? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज लैंड बिलोंगिंग टू नोबडी, यानी कि ऐसा लैंड जो कि किसी का भी नहीं है, सो उसको बेसिकली टेरा न्यूलियस कहा जाता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. A number of native people become citizen of USA but on condition that. सो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे नेटिव पीपल थे जिन्होंने अमेरिका के सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया, बट कुछ कंडीशंस के साथ। सो इनमें से वो कौन सा कंडीशंस है जो कि नेटिव पीपल द्वारा डिमांड किया गया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज देयर ट्रेडिशन shall not be interfered with and reservation shall be sustained, यानी कि बेसिकली नेटिव पीपल का जो ट्रेडिशन था, जो कस्टम था, उसके ऊपर यूरोपियंस कोई भी इंटरफेयर ना करे, और नेटिव पीपल को जो रिजर्वेशन दिया गया था बाय द यूएस गवर्नमेंट, सो वो रिजर्वेशन भी सस्टेन रहे, यानी कि वो जो रिजर्वेशन है वो भी बरकरार रहे। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. टू विच मंगोल ट्राइब डिड चंगेज खान बिलोंग? सो इनमें से किस मंगोल ट्राइब से चंगेज खान बिलोंग करते थे? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कियात ट्राइब। सो आपके बुक में कियात का स्पेलिंग KIYAT है, सो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो बेसिकली चंगेज खान कियात ट्राइब से बिलोंग करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. What was the name of the mother of चंगेज खान? सो इनमें से चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ओइलुनिक। सो चंगेज खान की मदर का नाम का स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सो आपके बुक में ओइलुनिक का स्पेलिंग है OELUNEKE। सो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. Name the scholar who argued that history is not all about political history but also includes international relation and lives of great people. So इनमें से वे कौन से स्कॉलर है जिन्होंने ये बताया है कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहता है, यानी कि इतिहास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हिस्ट्री में हमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी पता चलता है और बहुत सारे ग्रेट पीपल के लाइफ के बारे में भी पता चलता है। सो इनमें से वे कौन से स्कॉलर है जिन्होंने ये बताया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज मार्क ब्लॉक। सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट था वो मार्क ब्लॉक के द्वारा दिया गया था, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. The year in which Amerigo de Vespucci's travel was published. So कौन से टाइम पीरियड के दौरान, किस ईयर में अमेरिगो दे वेस्पुची के ट्रेवल को पब्लिश किया गया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1507। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने आपके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप कि ये सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, एंड आई ऑल्सो होप कि सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पहले से ही मालूम थे। सो नाउ अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्लेव्स ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। सो रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड के दौरान स्लेव्स का कैसा कंडीशन होता था? सो हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग प्लीज आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर एक आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर में ही एक्सप्लेन कर दिया था। इवन मैंने एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, एंड इवन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो मैंने बनाया है, सो हर एक वीडियो में मैंने अगेन सारे ही आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैंने वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, उससे मैच करता है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे अगेन हर एक आंसर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप लोग आंसर को चेक कर लीजिएगा, एंड अगर आपको किसी भी आंसर को समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, देन आप मेरे क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, जिसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। सो अभी मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, एंड अगर आप चाहो देन आप आंसर को पढ़ के खुद के वर्ड्स में भी आंसर को फ्रेम कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 20 में इंटरनल चॉइस दिया गया है, यानी कि दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। सो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस इन द रोमन एम्पायर। सो रोमन एम्पायर में थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान क्राइसिस आया था, सो उसी थर्ड सेंचुरी क्राइसिस को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. Why was Mesopotamia important to Europeans? So Mesopotamian civilization यूरोपियंस के लिए इतना ज्यादा important क्यों है? Now the next question is question number 22. Military achievements of Genghis Khan were largely a result of his ability to innovate and transform different aspects of steppe combat into extremely effective military strategies. Justify. So आपको इस statement को justify करना है. सो चंगेज खान का जो मिलिट्री अचीवमेंट्स था, यानी कि चंगेज खान ने अपने लाइफ टाइम में जितने भी मिलिट्री अचीवमेंट्स को किया था वो कहीं ना कहीं उसके एबिलिटी का ही एक रिजल्ट था. सो बेसिकली मंगोलिया में बहुत तरीके के ट्राइब्स रहा करते थे, डिफरेंट काइंड्स के ट्राइब्स रहा करते थे, अलग अलग तरीके के ट्राइब्स रहा करते थे. सो ये सारे जो ट्राइबल पीपल थे ये आपस में ही झगड़ा करते रहते थे स्टेप में, यानी कि मंगोलिया का जो स्टेप वाला इलाका है उन सारे जगहों में. बट चंगेज खान के पास ये एबिलिटी था, ये गुण था कि उन्होंने अलग अलग ट्राइब के लोगों को यूनाइट किया एंड उनके बीच का जो झगड़ा था उसको खत्म किया. एंड उनके पास जो एबिलिटी था लड़ाई करने का उसको चेंज किया एंड उसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू एक्सट्रीमली इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, यानी कि उनके पास जो लड़ाई करने का जो एक गुण था उसको और ज्यादा डेवलप किया. एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं चंगेज खान को इतना ज्यादा अचीवमेंट्स भी मिला. उन्हीं सारे लोगों के द्वारा चंगेज खान ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया, मंगोलिया जो एम्पायर था उसको इतना ज्यादा एक्सटेंड किया. सो इसी चीज को आपको जस्टिफाई करना है कि चंगेज खान ने किस तरीके से अलग अलग ट्राइब में रहने वाले जो लोग थे उनको यूनाइट किया एंड उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से डेवलप किया, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया. Now the next question is question number 23. What was the function of medieval monasteries? So medieval monasteries का क्या फंक्शन होता था? एंड ये क्वेश्चन आपके 6th चैप्टर से पूछा गया है, द 3 ऑर्डर्स. Next question is question number 24. How did the native people of North America lead their life? सो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो मूल निवासी थे, जो नेटिव पीपल थे, वे लोग अपने जीवन को किस तरीके से बिताते थे. सो ये क्वेश्चन आपके 10th चैप्टर से पूछा गया है, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल. Now the next question is question number 25. An important part of Meiji reform was the modernizing of the economy. Explain. So जापान में जो मीजी रिफॉर्म हुआ था, सो मीजी रिफॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि जापान की इकोनॉमी को हमें मॉडर्नाइज करना है, जापान की इकोनॉमी को हमें आधुनिक बनाना है. सो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से मीजी रिफॉर्म के टाइम पीरियड के दौरान जापान के इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया गया, डेवलप किया गया. सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट चैप्टर से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 11, पास टू मॉडर्नाइजेशन. सो क्वेश्चन नंबर 25 में भी इंटरनल चॉइस मिला है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द न्यू स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस इन जापान फ्रॉम 1870s. सो जापान में न्यू स्कूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इस टाइम पीरियड के दौरान. सो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है कि मीजी रिफॉर्म के टाइम पीरियड के दौरान ही जापान में कौन से न्यू स्कूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था. सो विद क्वेश्चन नंबर 25 हमने सेक्शन बी के सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया विद देयर आंसर्स. सो नाउ अब हम सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी इज क्वेश्चन नंबर 26. What were the necessary conditions which led to the early urbanization in Mesopotamia? यानी कि वे कौन से necessary conditions थे जिसकी वजह से मेसोपोटामिया में हमें फर्स्ट टाइम अर्बनाइजेशन देखने को मिला, यानी कि शहरीकरण देखने को मिला. वे कौन से रीजंस थे, वे कौन से कंडीशंस थे जिसकी वजह से सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही शहरीकरण होता है, शहरीकरण की शुरुआत होती है. सो ये क्वेश्चन आपके 2nd चैप्टर से पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ. सो जैसे कि सेक्शन सी में सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया है एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 8 मार्क्स ईच. सो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस भी मिलेगा. सो क्वेश्चन नंबर 26 में जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है वो है टेम्पल्स वेर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर, कमेंट. सो मेसोपोटामियन कल्चर का, मेसोपोटामिया की संस्कृति का टेम्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था. सो इस चीज के ऊपर आप लोगों को लिखना है, इस चीज के ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है. सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी 2nd चैप्टर से ही पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ. Now the next question is question number 27.
Why was there debates within Christianity and what were its consequences? यानी कि क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में डिबेट्स हुआ था, यानी कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में विवाद हुआ था, एंड इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, यानी कि इसका क्या परिणाम निकलता है. Now the next question is question number 28. Transformation of Taiwan into a democracy was a dramatic turn. Explain. So जब ताइवान में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है, जब ताइवान में डेमोक्रेसी आता है, जब ताइवान एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है, देन ये एक बहुत ही ड्रामेटिक टर्न था. सो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है कि जब ताइवान में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है, देन ताइवान को कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्या वो सिचुएशन था जिस सिचुएशन में ताइवान को डेमोक्रेसी मिलता है. सो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है. सो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आपका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन, उस चैप्टर से पूछा गया है. अगेन क्वेश्चन नंबर 28 में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, बट क्वेश्चन नंबर 27 में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन नहीं था इस क्वेश्चन पेपर में. बट हो सकता है कि आप लोगों का जब एग्जाम होगा अगर वो सीबीएसई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आता है, तब आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उन सारे ही क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिल सकता है. बट इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 27 में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन नहीं था. सो क्वेश्चन नंबर 28 में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन detail how republic was stabilized in China under the leadership of Sun Yat-sen and Chiang Kai-shek. So आपको ये एक्सप्लेन करना है कि सन यत सेन एंड चियांग काई शेक की लीडरशिप में किस तरीके से चाइना में रिपब्लिक को स्टेबलाइज किया जाता है. सो अगेन ये क्वेश्चन आपके लास्ट चैप्टर से पूछा गया है, पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन. सो विद क्वेश्चन नंबर 28 हमने सेक्शन सी के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. सो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ. सो सेक्शन डी में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी इज क्वेश्चन नंबर 29. सो पहला जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके 6th चैप्टर से पूछा गया है, द 3 ऑर्डर्स. सो उस चैप्टर में जो सेंट बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री वाला पैराग्राफ था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो जो पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो उसी पैराग्राफ से पहला सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो आई होप कि मैंने उस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था उस वीडियो का आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चन आंसर को भी करवाया था रिलेटेड टू द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ. सो अगर आप अभी भी चाहो देन इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो. सो मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एंड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को बता दे रही हूँ. सो पहला क्वेश्चन है, who were expected to follow the above mentioned rules. So Benedictine monasteries में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सो इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को किन लोगों को फॉलो करना पड़ता है. सो इसका आंसर आपको सेकेंड लाइन में मिल जाएगा, दैट विच आर फॉलोड बाय मॉन्क्स फॉर मेनी सेंचुरीज. सो बेसिकली जो मॉन्क्स होते थे, जो प्रिस्ट होते थे, उनके द्वारा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता था. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, Which permission was really granted to monks? So वो कौन सा परमिशन है जो कि बहुत ज्यादा रियली ही मॉन्क्स को दिया जाता था. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट परमिशन टू स्पीक शुड रियली बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स, यानी कि बोलने का परमिशन बहुत ज्यादा कम दिया जाता था मॉन्क्स को. And the third question is, how do you think friars and sisters were expected to spend their free time? यानी कि बेसिकली जो नन्स होती थी, जो वेमेन प्रीस्ट होती थी, वे लोग किस तरीके से अपने फ्री टाइम को स्पेंड करती थी. जो फ्रायर्स एंड जो सिस्टर्स होती थी वे लोग अपने खाली समय को किस तरीके से बिताती थी. सो इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 47 में मिल जाएगा. दैट आइडलनेस इज द एनिमी ऑफ द सोल, यानी कि बेसिकली जो आलसपन होता है वो व्यक्ति के आत्मा का दुश्मन होता है, एनिमी होता है. सो द फ्रायर्स एंड सिस्टर्स would be occupied at certain times in manual labor and at fixed hour in sacred reading. So इसीलिए जो सिस्टर एंड जो फ्रायर्स होती थी वे लोग कुछ टाइम के लिए मैनुअल लेबर करती थी, यानी कि खुद का काम किया करती थी, एंड कुछ टाइम के लिए वे लोग रिलीजियस बुक्स को पढ़ा करती थी. एक फिक्स्ड आवर में वे लोग सैक्रेड रीडिंग करती थी, यानी कि बेसिकली रिलीजियस किताबों को पढ़ती थी. So with this question number 29 भी complete होता है. So now let's move to the next question which is question number 30. So question number 30 again एक source based question है, and ये जो source based question है ये आपके 5th chapter से पूछा गया है, nomadic empire. So ये जो पैराग्राफ है estimated extent of Mongol destruction, ये आपको अपने 5th chapter में मिल जाएगा. So इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो है, what does the source
suggests about the Mongol onslaught. So ये जो सोर्स है, ये जो पैराग्राफ है, ये हमें मंगोल onslaught यानी कि मंगोल के अटैक के बारे में क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है. सो इसका आंसर आपको शुरुआत की लाइन में ही मिल जाएगा. That all reports of Genghis Khan campaign agree at the vast number of people killed following the capture of cities that defied his authority. यानी कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो सोर्सेस है, इससे हमें ये पता चलता है कि चंगेज खान जब भी कैंपेन किया करते थे, यानी कि चंगेज खान जब भी किसी भी सिटीज के ऊपर अटैक किया करते थे, सो वो शहर जो कि चंगेज खान की अथॉरिटी को, पावर को डिनाई करता था, डिफीट करता था, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता था, रिफ्यूज कर देता था, देन चंगेज खान उस शहर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते थे एंड उस शहर को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे लोगों को भी मारते थे. Now the second question is, how did Giovanni calculate this massive loss of life? सो जुवानी ने किस तरीके से इस मैसिव लॉस ऑफ लाइफ को कैलकुलेट किया था. सो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें क्या बता रखा है कि जब चंगेज खान अपना कैंपेन कर रहे थे, देन कैंपेन के टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि अटैक के टाइम पीरियड के दौरान जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, सो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें इस पैराग्राफ में बता रखा है. सो जुवानी ने किस तरीके से लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि लोगों का जो डेथ हुआ था, लोगों के लाइफ का जो लॉस हुआ था, उसको कैलकुलेट किया था. सो इसका आंसर आप लोगों को इन तीनों लाइन में मिल जाएगा. दैट जुवानी, द पर्शियन क्रॉनिकलर ऑफ द खान्स, स्टेट दैट 13 lakh people were killed in Merv. He reached the figure because it took 13 days to count the dead and each day they counted 1 lakh corpse. सो बेसिकली टोटल 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी एंड इस चीज़ को किस तरीके से जुवानी ने कैलकुलेट किया. सो बेसिकली जितना भी डेथ हुआ था उनको कैलकुलेट करने में 13 दिन लगा था एंड हर एक दिन में 1 लाख कॉप्स यानी कि 1 लाख लाशों को कैलकुलेट करते थे. सो 13 दिन में टोटल 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी कि 30 लाख लोगों का डेथ हुआ था. सो इतना ज़्यादा लाइफ का लॉस हुआ था. एंड तीसरा क्वेश्चन है दैट हु वाज जुवानी, जुवानी कौन थे. सो इसका आंसर आपको इसी लाइन में मिल जाएगा. द जुवानी वाज अ पर्शियन क्रॉनिकलर. सो जुवानी बेसिकली चंगेज खान के एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे. सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 30 के भी सारे ही क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. सो क्वेश्चन नंबर 31 में जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो पैराग्राफ आपके 7 चैप्टर से लिया गया है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज, What is the real nature of man according to Machiavelli? So Machiavelli के अकॉर्डिंग मैन का रियल नेचर क्या होता है. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने सेकंड के पैराग्राफ में ही मिल जाएगा. सो यहाँ पे बहुत सारे नेचर लिखा गया है, सो आपको इन्हीं सारे नेचर्स को लिखना है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, What is the most powerful motive behind every human action? सो कौन सा बहुत ही पावरफुल मोटिव होता है हर एक ह्यूमन एक्शन के पीछे. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने लास्ट लाइन में मिल जाएगा. दैट द मोस्ट पावरफुल मोटिव Machiavelli saw as the incentive for every human action is self-interest. And the third question is, what good qualities are mentioned in the given excerpt? So basically इस पैराग्राफ में कौन से गुड क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है बाय मैकियावेली. सो हमने यहाँ पे मैन की जितने भी क्वालिटीज़ को देखा, सो इस पैराग्राफ में बुरा और अच्छा दोनों ही क्वालिटीज़ के बारे में बता रखा है. सो आपको जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ है उन सारे अच्छी क्वालिटीज़ को लिखना है. सो विद क्वेश्चन नंबर 31 हमने इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी के सारे ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. सो अब बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ, जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो सेक्शन ए में बेसिकली 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो पहला क्वेश्चन है, ऑन द गिवन मैप ऑफ इटाली लोकेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट सिटीज का नाम लिखा गया है. सो आपको इटाली के मैप में इनमें से किसी भी 2 सिटीज को लोकेट करना है. And second question है, on the given map of Italy, identify and write their correct names as 1, 2 and 3. So यहाँ पे आप लोगों को एक मैप दिया गया है इटाली का. So इस मैप में 3 सिटीज़ को 1, 2 and 3 करके मार्क किया गया है. सो आपको इन तीनों ही शहरों को आइडेंटिफाई करना है. सो वो इटालियन सिटी जिसको 1 मार्क किया गया है वो है सर्डिनिया. वो इटालियन सिटी जिसको 2 मार्क किया गया है वो है सिसिली. एंड वो इटालियन सिटी जिसको 3 मार्क किया गया है वो है कॉर्सिका. सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन पेपर के सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. एंड आई रियली होप कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. एंड इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों ने अपने हिस्ट्री के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा. सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं. सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट. एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखना है देन प्लीज़ कमेंट मी
डाउन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned to my channel and thanks for watching my video.